मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी संचयन पाठ्य पुस्तक का नेक्स्ट लेसन हरिहर काका के बाद सपनों से के दिन पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में गुरदयाल सिंह ने अपनी बचपन के बारे में बताया है कि जैसे हम लोग सभी का सपना बचपन में होता है कि कैसे हम बड़े हो जाएं। बड़े होने के बाद अपनी बचपन की यादों को हम याद करके बहुत खुश होते हैं कि वो दिन काश फिर से लौट आता। बचपन में डांट पड़ती है, मार पड़ती है, पढ़ाई करना पड़ता है, टीचर डांटते हैं, पेरेंट्स डांटते हैं, तो वो हमें बचपन अपना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उन्हीं यादों को जो हम बड़े होकर याद करते हैं तो वो यादें हमको खुशी देती हैं। एक तरह का खुशी मिलता है कि हम बचपन में ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। उसी प्रकार से ये गुरदयाल सिंह जो लेखक हैं वो अपनी बचपन की खट्टी मीठी यादों को हमारे सामने रखे हैं जिस पाठ के माध्यम से, जिसका नाम है सपनों के से दिन। यानी जब बच्चा बचपन से बड़ा हो जाता है तो वो दिन क्या हो जाते हैं? सपने हो जाते हैं। व्यक्ति के सपने हो जाते हैं। बचपन के दिन सपने की तरह हो जाते हैं। तो हम लोग पाठ को पढ़ने से पहले गुरदयाल सिंह का जीवन परिचय देखें कि ये कौन थे। अपनी बुक में देखेंगे जीवन परिचय। इनका जन्म पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को साधारण परिवार में हुआ। पंजाब, जैसा कि नाम पंजाबी हैं, तो इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। ऐसा नहीं था कि बहुत संपन्न परिवार में, एक साधारण परिवार में जन्मे थे। इन्होंने बचपन से ही कीलों, हथौड़ों और कमनचे से काम करते हुए शिक्षा पूरी की। बाद में इन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया। ये 1954 से 1970 तक स्कूल के अध्यापक रहे। इनकी पहली कहानी 1957 में पंचदरिया नामक प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब ये कॉलेज के प्राध्यापक हुए तो इन्हें अपने ही उपन्यास पढ़ाने का मौका मिला। बाद में ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण कर पुनः लेखन का कार्य करने लगे। तमचे, हथौड़े यानी लोहे का काम होता था परिवार में, साधारण परिवार के थे। घर में ये सब अभी भी जिसका जो बिजनेस है, तो बच्चे अगर हैं तो हेल्प करते हैं पेरेंट्स की। वैसे ही वो अपने परिवार के घर में जो हथौड़े से काम होता था, लोहे का काम, उसको करते हुए अपनी शिक्षा ली। प्रारंभिक शिक्षा अपने वहाँ ली। उसके बाद बड़े होके जो भी ग्रेजुएशन वगैरह करके ये अपना लेखन कार्य करने लगे। प्राध्यापक की नौकरी ली और इनकी जो पहली पत्रिका थी पंचदरिया नाम से प्रकाशित हुई। बाद में ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हुए। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब साहित्य अकादमी तथा कई अन्य सम्मानित पुरस्कार मिले हैं। इन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा की है। इन्हें हिंदी भाषा के क्षेत्र में, क्योंकि पंजाबी में भी इन्होंने रचनाएं की, इसलिए पंजाबी भाषा के क्षेत्र में भी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भी जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो पुरस्कार प्राप्त हुए। प्रमुख रचनाएं मढ़ी का दीवा, अज चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे और आत्मकथा क्या जानूं मैं कौन। इन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकों और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की। इनकी रचनाओं के बारे में लिखा है कि मढ़ी का दीवा, अज चांदनी रात, पांचवा पहर, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। इसके साथ साथ इन्होंने उपन्यास लिखे, कहानी लिखी और एकांकी। पिछले पाठ में हम लोगों ने स्पर्श बुक में अपने पढ़ा था एकांकी, उस तरह एकांकी और बाल साहित्य यानी बच्चों की। आज के समय में क्या है, बच्चे टीवी देखते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन पहले क्या है कि कॉमिक्स पढ़ते थे। बाल हंस, चाचा चौधरी या इस तरह की चंपक, ये सब किताबें आती थीं। और लोग अभी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो बच्चा पेरेंट्स का मोबाइल लेके टाइम पास कर रहा है, सफ़र कट गया। पहले क्या था, ट्रेन में बैठने से पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो पहले बुक स्टॉल पे जाके 2-4 कॉमिक्स खरीदे, उसके बाद ट्रेन में बैठे कि 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे का सफ़र है तो उस टाइम में अपना टाइम पास करेंगे। तो जो उस समय जो बच्चों की बाल साहित्य आती रही, बच्चों की पुस्तकें आती थी, उन पुस्तकों का भी इन्होंने लेखन किया। साहित्यिक विशेषताएं, ये ग्रामीण परिवेश तथा भावबोध के लेखन के रूप में जाने जाते हैं। ग्रामीण परिवेश, चूंकि गांव से बिलोंग करते थे, गांव में इनका घर था, इसलिए अपनी रचनाओं में उसको
ग्रामीण प्रवेश इनकी रचनाओं में मिलता है। ये समाज की उन दूषित व्यवस्थाओं के बारे में सबको जागृत करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज की सारी हड्डियों को ही नहीं गलाती रही है, उनकी पूरी मानसिकता को दीनहीन और विवश बनाए हुए है। हमारे समाज में जो कमियां हैं जो हमारी हड्डियों को गलाना है यानी जिससे हमें कष्ट पहुंच रहा है, उनको भी अपने लेख में उन्होंने दर्शाया है। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना, उद्बोधन, कर्तव्य सभी कुछ निभाया गया है। इन्होंने ग्रामीण संस्कारों को सजीव कर दिया है। ग्रामीण संस्कारों को सजीव कर दिया है यानी इनकी रचनाएं हम पढ़ेंगे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम ग्रामीण परिवेश, गांव में रहते थे तो इसलिए अपनी रचनाओं में पूरे गांव में जैसे तालाब है और खेत है और मतलब जो भी है अपना वो ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया है। भाषा शैली, इनकी भाषा शैली ग्रामीण परिवेश की है। इन्होंने बहुत ही सहज, बोधगम और सरल भाषा का प्रयोग किया है। सहज, बोधगम मतलब आपको समझने योग्य, ठीक है, सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा इनके पात्रों जैसे खेतिहर, मजदूरों, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के साथ साथ नेताओं, साक्षर बुद्धिजीवियों के भी अनुरूप है। अपनी रचना में इन्होंने खेतिहर यानी किसान, मजदूर और दलित वर्ग यानी कमज़ोर वर्ग जो गरीब लोग होते हैं उनके बारे में, और साथ साथ नेताओं, बुद्धिजीवियों, पढ़े लिखे लोग सबके मतलब इनकी रचना में हर क्षेत्र में उनकी नज़र गई है और सबका वर्णन अपने लेखन में किया है। इनकी भाषा मनोरंजक भाषा के कारण सारी घटनाएं जीवन, मनोरंजक भाषा यानी आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग, मनोरंजक, रोचक लगेगी कहानी जो भी है, क्योंकि ये अपना वर्णन जो करते हैं उसको सुन के हंसी भी आएगी, मनोरंजन भी थोड़ा होगा, ऐसा नहीं कि नीरस होती है। तो ये सपनों के से दिन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेखक इसमें अपनी बचपन की खट्टी मीठी यादों को, यानी बड़े हो गए हैं, वो बचपन में टीचर कैसे मारते थे, पीटी मास्टर कैसे थे, मैथ के टीचर कैसे थे, इंग्लिश के टीचर कैसे थे, या घर में कैसे डांट पड़ती रही, ननिहाल जाते थे तो क्या उधम करते थे, ये सारी चीज़ों को, अपनी यादों को सपनों के से दिन पाठ में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिससे इसका नाम है सपनों से के दिन। अब देखेंगे, आप अपने पाठ को देखिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक गुरदयाल अपने बचपन की गुदगुदाने वाली खट्टी मीठी घटनाओं से रूबरू करवाता है। लेखक अपने बचपन के खेल, ननिहाल में जाने, छुट्टियों के दिन, स्कूली दिन तथा मन पर छपी घटनाओं तथा अध्यापकों से अवगत कराते हुए पहले की शिक्षा विधि के बारे में जानकारी देता है। पहले की शिक्षा विधि कैसी थी, पिटैया होती थी खूब, तो पहले की शिक्षा विधि में कैसे टीचर मारते थे, स्कूल जाते थे तो कैसे काम नहीं करते थे, होमवर्क नहीं करते थे तो पिटाई होती थी, नानी के घर जाते थे तो कैसे मस्ती करते थे, इन्हीं सबको हमारे सामने रखा है। ये सभी घटनाएं बड़ी मनोरंजक हैं जो सुंदर सपना देखने जैसा एहसास कराती हैं। आज अभी बच्चे आप लोग हो, हम लोग अपनी बचपन की याद को याद करते हैं तो कैसा लगता है, जैसा लगता है कि क्या सपना देखना है। वो समय फिर आएगा नहीं, शायद इस जन्म में आएगा, लौट के नहीं आएगा। तो जो बीत गया सो बीत गया। वो कितना भी सोचेंगे, अपने कज़न थे, परिवार था, कैसे मिलते रहे, इकट्ठे रहते थे। अब क्या है कि एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अपनी बिजी लाइफ में शायद शादी पार्टी या किसी दुख सुख के मौके पे भी हम लोग आपस में मिल नहीं पाते। एक समय था कि साथ में खेलते कूदते खाते पीते थे। तो ये सब दिन जो है सपने हो गए। या जो भी फ्रेंड थे उनसे आज हम लोग हर दिन जैसे आप लोग मिलते हो, 30 दिन आप आपस में मिलते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि शायद 30 साल भी हो जाए नहीं मिल पाए। तो यही सब सपने के दिन। ऐसा नहीं है कि जो मिला है वो भूल जाता है। तो जिससे लॉन्ग टाइम तक जिसके साथ रहता है व्यक्ति, वो इंसान कभी भूलता नहीं। तो सपनों से के दिन पाठ में देखिए, मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। लेखक बता रहे हैं, देखिए, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल, जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते नीचे को भागते तो गिरकर तो कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते थे और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते।
अपने बचपन में पेड़ों पे चढ़ना, इधर उधर। शहर के लोग चाहते हैं ना कि खेलने बच्चा जा रहा है तो उसको अच्छे से कपड़े पहना दें, शूज़ पहना दें, जा रहे हो नीचे, जा रहे हो बाहर तो बच्चों के साथ खेलोगे, कंघी कर दें। लेकिन गांव में क्या है, गांव में ऐसा नहीं है। बच्चा घर में जो भी पहना है, फटा पहना, बटन टूटा भी है तो इतना बिजी है मम्मी काम में कि शायद बच्चे के बटन लगाने का भी टाइम नहीं है सही करने का। तो उसी तरह फटा पुराना बटन टूटा वो बच्चे बाहर सब खेलने चले जाते रहे। उनकी मित्र मंडली थी लेखक की और उसी में वो भी खेलते थे और फटे हुए कपड़े पहनते रहे और गिरने के बाद वो कपड़े कहीं से भी फंस गए तो और भी तार तार हो जाना, यानी और फट जाते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत, मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते। यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी खेलने चले जाते हैं। लेखक बताते हैं कि उस खेलने में किसी के घुटने में चोट लग जाती, उस पर धूल पड़ जाती, वो गंदा लगता। अभी भी आप लोग गाँव में देखते होंगे बच्चे थोड़ा उस टाइप के जो रहते हैं, चोट लगा है और उस पर धूल चिपकी हुई है, उसी में खेल रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं उनको पड़ता, सोचते हैं ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो चोट लगा के आते हैं तो किसी के पापा ज़्यादा गुस्सैल रहते हैं, वो पिटाई करने लगते हैं और ये नहीं देखते कि उनको कहाँ चोट लगी, क्या हुआ। फिर लेखक बोलते हैं कि ये जो बचपन में बच्चे खेलते रहे, आज गए चोट लगा के आए, मम्मी पापा मारे कि अब से गए तो पिटाई करूँगा, या चोट लगा के आए हो बाहर नहीं जाना, उनके साथ नहीं खेलना है। लेकिन नेक्स्ट डे दूसरे दिन बच्चा फिर उन्हीं लोग के साथ खेलने चला जाता है, मार उसको भूल जाती है। लेखक बोलते हैं कि ये बच्चों का जो मन था, ये मैं जब अपने प्राध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग ली यानी बीएड की शिक्षा में, तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जब मैंने किया तब ये जाना कि बच्चों के लिए खेल कितना ज़रूरी है और बच्चे क्यों खेलना चाहते थे, डांटने मारने पर भी खेल छोड़ते नहीं। यानी बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद लेखक को पता चला। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं, न ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचुनिए आढ़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहियाँ लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने तो डंडे और मुनीमी का काम सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जिम च भी सीख नहीं पाया। मतलब लेखक बताते हैं जो जिस लेवल का होता है उसी तरह पढ़ने वाले साथ में उसके, तो जिस लेवल का जो होता है वैसी उसकी दोस्ती होती है। ठीक है, तो लेखक एक साधारण परिवार के थे, उनके दोस्त भी सब वैसे ही थे। कोई भी पढ़ने स्कूल नहीं जाता था, कुछ लोग जाते भी रहे तो पढ़ाई में रुचि न रहने से बैग फेंकाते रहे, बस्ता अपना पानी में फेंका है। कभी घर में डांट भी नहीं पड़ी कि क्यों नहीं स्कूल जाते हो। और आढ़तिए बनियान किसको कहा गया, वो पैसे वाले होते थे गांव के,
आढ़तिया बनिया जो लोग दुकान उकान करते हैं, तो उनका लेखक का कहने का मतलब था कि ऐसा नहीं था कि हम ही लोग नहीं पढ़ाई करते थे, जो पैसे वाले लोग भी थे वो लोग भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं प्रेशर डालते रहे, और उनके बच्चे भी जो है ऐसे खेल कूद करते रहे, मस्ती करते रहे, पढ़ाई नहीं करते रहे। उनका ये सोच था कि हिसाब किताब मुनीवी करना या बही खाता लिखना, उसके लिए जो पढ़ाई है वो गांव का पंडित है या जो भी है आसपास थोड़ा बहुत सिखा देगा लिखना, तो हमको उतनी की ज़रूरत है वो सीख लेगा, इसलिए स्कूल भेज करके क्या होगा। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने परिवारों से थे, मतलब हरियाणा और राजस्थान से वहाँ आकर के लोग बसे हुए थे, उस परिवार से आए हुए थे जो बिजनेसमैन थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। हरियाणी और राजस्थान से जो आए थे वो लोग अपनी भाषा बोलते थे, तो लेखक बताते हैं कि जब उन लोग आए थे तो नए नए लोगों से मिलकर नहीं हंसी आती है कि अरे क्या बोल रहा है, लेकिन वही बताते हैं कि पहले हम लोगों को भी देख के हंसी आती थी नहीं, लेकिन जब उनके बच्चों के साथ हम लोग अपने फ्रेंड लोग के साथ खेलते रहे तो वहाँ पर सारी बातें समझ में आ जाती थी। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एक खेड़ड़ के दिन 4 कैसे कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे जिन्हें हम डंडिया कहा करते, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती थी। ये कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती कि हम चंदू चपरासी से आँख बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या किया करते। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल के बाहर आते उन्हें बकरी की मेमना की भात चल जाएगा। ये बचपन बच्चों का है। अभी इतना डिसिप्लिन है कि कोई एक पत्ती भी नहीं तोड़ सकता, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, चपरासी तो पहले भी रहते रहे, माली रहता था हर जगह, लेकिन उतना अनुशासन नहीं था और उतना कोई अनुशासन में रहता भी नहीं था कि माली की बात सुने और चपरासी की बात सुने। तो बच्चे क्या है, फूल चल रहे हैं, कुछ अच्छा फूल दिखा तोड़ लिया, कोई थोड़ा देर हाथ में लिया पॉकेट में रख दिया, कोई मुरझा के ऐसे गिरा दिया, कोई बाहर निकल रहा तो मुंह में खा लिया, खुद भी खा लिया, या बाहर कुछ कोई जानवर देखा उसको। तो लेखक अपनी बचपन की यादों को याद करते हुए कहते हैं कि उस समय समझ में नहीं आता था कि फूलों की सुगंध इतनी अच्छी लगती थी। हरियाली देख के बच्चे खुश होते हैं, फूल देख के कि सुगंधित फूल है, लेकिन उसको हम लोग तोड़ते थे और तोड़ने के बाद क्या करते थे ये मुझे नहीं याद है। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सपने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बात आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके थे। लेखक बोलते हैं उत्साह तो रहता कि फर्स्ट से सेकंड में गए या सेकंड से थर्ड में गए, अगला दर्जा पहुंच गए, लेकिन किताबें महकती थी, नई किताबों की अलग महक, पुरानी अलग। किसी से लेके पढ़ा और टीचर का डांट मार सब याद आता कि पढ़ाई स्टार्ट हुई तो फिर वही सब सिलसिला चालू होगा, पिटाई खाने का, मार करने का, पढ़ाई करने का, ये सब चीज़ से
डर जाते थे। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था, यानी पहले दिन कैसा फील होता था और कि अब स्कूल खुल गया, हम लोग को जाना है, और अंतिम दिन कैसा अनुभव हुआ कि अब हम लोगों को क्या करना है, छुट्टी मनाना है। 1.5 महीने की छुट्टी हो गई, अब मस्ती करना है, छुट्टी। तो पहले और आखिरी दिनों का फर्क था, यही फर्क उनको याद आता है। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती, क्योंकि थोड़ा शहर से गए थे, गांव छोटा था ना। अभी भी आप लोग जो लोग शहर में रहते हो, गांव में नानी के घर जाते हैं तो कोई भोजपुरी बोलने वाला है, कोई रोटी हाथ में तोड़ के खाने वाला है। कहने का मतलब शहर का संस्कार, खाना पीना, बोलना, पहनना ओढ़ना अलग होता है और ग्रामीण परिवेश उससे भिन्न होता है। तो लेखक बताते हैं जब हम लोग नानी के घर जाते थे, पहला जब समर वेकेशन स्टार्ट हो, गर्मी की छुट्टियाँ, तो 2-3 हफ्ता तो जैसे सब लोग हैं दादी के पास रहा, मस्ती किया। फिर अब चलो छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, कुछ दिन नानी के यहाँ चलते हैं और नानी के घर जाते, दूध दही मलाई जो भी है गाँव की चीज़ें खिलाती, और भी जो कज़न वगैरह रहते थे अपने मामा मौसी के बच्चे, उनको सिखाती कि देखो कैसे खा रहा है, कैसे पहना है या कैसे बातें कर रहा है। यानी सलीकेदार इन लोग थे, तो इनको दिखाते थे उन बच्चों को। उनको देख करके नानी खुश होती। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती हैं। अपने पोतों को यानी बेटे के जो बच्चे रहते थे मामा मामी के, उनको कहती देखो ये कैसे खा रहा है, ये कैसे बोल रहा है, इससे सीखो। क्योंकि ये थोड़ा शहर से गए थे, एकदम ग्रामीण परिवेश से नहीं गए थे। जिस साल ननिहाल न जाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, परंतु 1-2 को छोड़कर मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें ढांढस बंधाते। कूदते समय मुंह में गंदा पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। ये लेखक अपने गांव के तालाब की बात कर रहे हैं कि जब छुट्टियों में कभी ऐसा होता ननिहाल नहीं जा रहे हैं तो अपने गांव के तालाब में मस्ती करते, पानी में जाते, फिर रेत पर आते, रेत में आते। यानी बच्चे जो खिलवाड़ करते हैं 2-4 घंटा क्यों तालाब पे लगाते हैं, वहाँ कुछ होता होगा तभी ना ये सब। तो कि 2 घंटे से तालाब पे गए हैं, 1 घंटे से नदी पे गए हैं, तो वहाँ पे यही सब कूदना और खेलना। अब हम तैरने जा रहे हैं, नहीं भी आ रहा तो भी कूद जाना, गंदा पानी भर जाना। हमारे तुम्हारे लिए लगता है कि वो गंदे पानी है, लेकिन उनको क्या है, वो साफ ही समझते हैं, उसी में नहाते हैं। अभी भी सब पानी भरा रहता है बारिश के दिनों में। कुछ बच्चों को है कि गंदा साफ से मतलब नहीं, कुछ इंजॉय बस चाहिए, मनोरंजन। तो गंदे पानी में ही खुश होकर वो खेलते हैं। मुंह में जाता है तो थोड़ा सा थूक लिए, चलो मुंह साफ हो गया, और लेकिन मस्ती तो पूरी मिली उनको। ठीक है, तो वही लेखक बताते हैं, लेखक यही सब याद करते हैं कि कैसे मैं अपने बचपन के दिनों में किस तरह ये सब किया था।
फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता है। जैसे आप लोग का समर वेकेशन, समर हॉलीडे होमवर्क मिला है, कंप्लीट नहीं हुआ है, स्कूल रीओपन, डेट आ गई है, ठीक है, बैक काउंटिंग स्टार्ट। तो वही लेखक बोलते हैं कि डर बढ़ता जाता, खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी करता। यानी गणित लगाते, अब छुट्टी खत्म होने वाली है, अब 20 सवाल दिए, 100 सवाल दिए, तो 1 दिन में 20 लगाएंगे, 5 दिन में हो जाएगा, 1 दिन 10 लगाएंगे, 10 दिन में हो जाएगा। यानी हिसाब लगाते रहते। स्कूल खुलेगा तो क्या है, अभी तो बहुत टाइम है। ये मन में डर रहता, लेकिन ये सोचते कि चलो अभी ऐसा है, अभी करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते, स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते हैं। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते हैं, उन बहादुरों की बात ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता है। कोई क्लास का एक बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता है, बस लड़ाई करता है, और बच्चों से तो लड़ाई करता है, टीचर का भी मार का भी कोई असर नहीं है, तो उसको याद करता है हम लोग का नेता है। और जब छुट्टियों का वर्क मिलता, जो भी गृह कार्य वो नहीं करते, तो उसका मन में डर नहीं रहता। कुछ बच्चे ये मन में सोचते हैं चलो 2 झापड़ मार ही न खाएंगे, जो पनिशमेंट मिलेगा बाहर खड़े हो जाएंगे 1 पीरियड, और क्या। और कुछ को शर्म होती है तो सोचते हैं कि नहीं काम करना जरूरी है, एक मन में डर रहता है। सबकी सोच अलग अलग होती है। तो लेखक बोलते हैं कि हमको तो मार कभी, मतलब मार से हमको बहुत डर लगता था, लेकिन हम लोगों के मित्र मंडली या स्कूल का एक लड़का था, ओमा नाम का था, उसके बारे में बताते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा नेता जो है ओमा हुआ करता था। उसके बारे में लेखक बताते हैं कि क्या था ओमा। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। ओमा जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में कुछ पहले उतना डिसिप्लिन बोले ना, अनुशासन नहीं रहता था। तो जब अनुशासन नहीं है तो जब परिवार का परिवेश है या ऐसे ही उसको संस्कार मिला है तो कहीं भी उसको यूज करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ तुम स्कूल में डरेगा टीचर से, बच्चों से, या तो वैसे ही ओमा था और किसी से डरता नहीं था। गाली से बात करना, लड़ाई करना, ये सब उसके आदत में था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने 4 बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा भी और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पर नहीं सिर से किया करता। वह सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट पर छाती पे मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर होता है। तो ओमा का परिचय आपको दिया कि ओमा न शक्ल सूरत उसकी अच्छी थी, देखने में भी जैसा डरावना था,
वैसे ही किसी से वो डरता भी नहीं था। मारपीट करना, सिर से लड़ाई करना, किसी को पेट में मार देना, ऐसी हरकतें करता था।